So PLSQL group A assignment number 8. So you can find out the presentation from my blog under practical subject DBMSL notes and presentation. Just click on there and just go down. You will find out this trigger assignment presentation. So trigger, already this concept you have seen in your theory also. We just revise first the concept and then we'll start with our practical. So can anybody remember that what is a trigger? Can anybody tell me क्या होता है trigger? So when you put a alarm on your watch, okay, suppose आपने alarm लगाया 3 o'clock का, what will happen when 3 o'clock will is there in your watch? आप खुद अलार्म लगाओ, आप अलार्म खुद बजाओगे या घड़ी ऑटोमेटिक अलार्म बजाएगा? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होता है ना, आप सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार बताते हो, सेट कर देते हो कुछ चीजों को, और जैसे ही वो इवेंट हैपन होता है, मतलब उतना टाइम बचता है, उतने टाइम होते हैं आपके घड़ी में, तो बैकग्राउंड में एक छोटा कोड प्रोग्राम रन होते रहता है जो चेक करता है कितने बजे कितने बजे कितने बजे। ओके, जैसे ही 3 o'clock हो गया, उसको पता चल जाता है कि अभी क्या करना है, अलार्म को स्टार्ट करना है, ही हैज टू स्टार्ट द अलार्म लाइकवाइज। सो इट इज कॉल्ड व्हेन सम इवेंट इज हैपन, then and then that code get run. Okay, प्रोसीजर और फंक्शन, इसमें हमने कोड लिखा, बट वो ऑटोमेटिक रन नहीं होता है। आपको कॉल या फिर सिलेक्ट, ये क्वेरी जब तक आप रन नहीं करोगे तब तक कोड रन नहीं होता। यू हैव टू रन द स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। बट ट्रिगर आपको सिर्फ एक बार कोड लिख के स्टोर करना पड़ता है, आपको इसको कभी भी रन करने की जरूरत नहीं है। योर DBMS ऑटोमेटिकली रन्स इट इन योर बैकग्राउंड। Okay, so SQL trigger, it is a set of SQL statements stored in your database catalog. The SQL trigger is executed or fired whenever an event associated with a table occurs. Example, insert, update, delete. तो trigger जो होता है ये 3 ही event के लिए actually work करता है। अगर आपने किसी table के लिए trigger लिखा है, तो जैसे ही उस टेबल पे कोई इंसर्ट या फिर अपडेट या फिर डिलीट, इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन अगर कोई परफॉर्म करता है, तो बैकग्राउंड में ट्रिगर का कोड रन होता है। वी कैनॉट सी दैट, बैकग्राउंड में रन होता है, और आपने जो भी कोड उसके अंदर, ट्रिगर के अंदर जो भी लॉजिक लिखा है, जो भी कोड लिखा है, वो बैकग्राउंड में रन होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट मिलता है। बट इट इज अगेन एन वन काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर, क्योंकि आप जो भी कोड लिखते हो ये स्टोर होता है आपके डेटाबेस में। But here the main difference between trigger and stored procedure is that trigger is called automatically when some data is modification event is made against a table, whereas stored procedure must be called explicitly. ये सबसे main difference है। स्टोर प्रोसीजर या फिर फंक्शन ये आपको कॉल करना पड़ता है तभी रन होते हैं, बट ट्रिगर गेट्स रन ऑटोमेटिकली। ये लाइन हमेशा अंडरलाइन में याद रखो, ट्रिगर ऑटोमेटिक रन होता है, but still it is a one kind of stored procedure and it gets run automatically when some event is happen on the table. कौन से event happen हो सकते हैं, either you are inserting something, updating something or deleting some code from the table. Okay, now why you require the trigger, why you want some things should come automatically, some code should run automatically on your tree, on your database. Okay, सबसे first important advantage जो है, टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। आपको लग रहा है कि आपका जो टेबल है, सपोज एम्प्लॉय टेबल आपने बनाया है, ओके, और आपको लग रहा है कि एम्प्लॉय टेबल में अगर कोई अपडेशन करता है तो अपडेशन क्या किया ये आपको हमेशा पता चलना चाहिए, और अपडेशन के बाद किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 5000 के नीचे नहीं जानी चाहिए। ओके, अगर किसी ने अपडेशन कर दिया, सैलरी माइनस कर दिया, 3000 पे चलेगी, नो, इट शुड नॉट अलाउ दैट पर्टिकुलर इवेंट। या फिर आपको लग रहा है कि कुछ डेटा जो है हमेशा उस वैल्यू के बीच में होना चाहिए। सो एनी इंटीग्रिटी इफ यू वांट टू डू, अगेन इफ इट कैन आल्सो कैच द एरर्स इन योर बिजनेस लॉजिक, इट इज ऑल्सो यूज टू रन द शेड्यूल्ड टास्क। आपको लग रहा है कि एवरी डे मॉर्निंग 9 o'clock पे आपका जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें जो भी डेटा है
उसका समरी आपको ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, या फिर उसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उसका काउंट आपको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, यानी आज के डेट में कितने एम्प्लॉयज आए हैं और कितने एब्सेंट है। सो ऐसा कोई भी शेड्यूल टास्क जो आपको लगता है कि आपको एक बार रन, आपने अगर एक बार उसको शेड्यूल कर दिया तो आपको देखने की जरूरत नहीं, एवरी टाइम इट गेट ऑटोमेटिकली रन इन योर बैकग्राउंड एंड इट विल गिव यू द आउटपुट. So these are the different like advantage. The main again advantage is SQL trigger are very useful to audit the changes of data in table. Whatever the table you have created like employee table, आपको लग रहा है कि उस टेबल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, किसी ने कुछ इंसर्ट कर दिया आपको पता ही नहीं, किसी ने कुछ डिलीट कर दिया, देखो अभी आप जो डेटाबेस बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, सिर्फ आपके लैपटॉप पे स्टोर है, इट इज अ लोकल डेटाबेस. लेकिन कंपनी में जो डेटाबेस होता है ये लोकल नहीं होता, इट्स अ ग्लोबल. thousands of employees can make a changes updation in that table. और उस कंपनी का जो ओनर है उसको पता चलना चाहिए, उसको ये लग रहा है कि उसको पता होना चाहिए कि एवरी डे उस टेबल में किसने इंसर्ट किया, कितने बजे इंसर्ट किया, क्या रिकॉर्ड डिलीट हुआ, क्या रिकॉर्ड में अपडेशन हुए, किसने अपडेशन किया, कौन से डेट पे कौन से टाइम पे अपडेशन किया. मतलब हर एक डेटा का जो चेंज हो रहा है उस टेबल में उसका रिकॉर्ड, उसका ऑडिट उसको चाहिए. सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज अ ट्रिगर. But there are some disadvantage also, okay? Like SQL trigger only can provide an extended validation and they cannot replace all validation. बहुत छोटे ही वैलिडेशन, छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आप उससे परफॉर्म नहीं कर सकते हो. अगेन इट में इंक्रीज द ओवरहेड ऑफ डेटाबेस सर्वर, क्योंकि ट्रिगर हमेशा अगर मैंने इंसर्ट के ऊपर ट्रिगर बना दिया और एट ए टाइम एम्प्लॉय टेबल पे अगर 100 लोग इंसर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वो ट्रिगर बैकग्राउंड में डेटाबेस को 100 टाइम्स बैकग्राउंड में रन करना पड़ेगा. तो आपका जो डेटाबेस सर्वर का ओवरहेड है, टाइम है, ये इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है काफी बार. Again, SQL trigger are invoked and executed invisible from the client application. Therefore, it is difficult to figure out what happened in the database layer. ओके ट्रिगर जो होता है एक बार लिखने के बाद हमको पता नहीं चलता है क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन होता है. तो डेटाबेस लेयर पे क्या काम चल रहा है ये क्लाइंट लेयर को, फ्रंट एंड को या फिर मिडल लेयर को समझ में नहीं आता है. इट गेट हिडन फ्रॉम इट. So these are some disadvantage of that. Now what are the different types of triggers are there? So there are total 6 types of trigger. जैसे इंसर्ट के ऊपर 2 टाइप के ट्रिगर बना सकते हो, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट. अपडेट के ऊपर अगेन बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट. डिलीट के ऊपर बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट. सो ऑन 3 ऑपरेशन यू कैन क्रिएट अ ट्रिगर एंड एवरी ऑपरेशन बिफोर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन और आफ्टर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन. तो ऐसे 6 ट्रिगर हो गए. तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, 3 ऑपरेशन. हर ऑपरेशन के लिए आइदर बिफोर या फिर आफ्टर. बिफोर मतलब कि इंसर्ट करने के पहले ट्रिगर रन हो जाएगा. आफ्टर मतलब पहले इंसर्ट कर देगा रो वो आपके डेटाबेस में एंड देन ट्रिगर इज गेट एग्जीक्यूटेड. सो ऑन व्हाट इवेंट यू वांट that trigger should get run, so that kind of trigger you can write down. So these are the 6 types of trigger. Trigger syntax is again very easy. Okay, यहाँ पे create लिखना मैं भूल गई हूँ. So create trigger, trigger का नाम, हर एक चीज जो भी आप create करते हो उसके आगे create लिखना है. create function, create table, create procedure, likewise create trigger, name of trigger. आफ्टर दैट किसके लिए लिख रहे हो ट्रिगर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए वो आपको लिखना है और उसके ऑपरेशन के बिफोर या आफ्टर. सो यू हैव टू राइट डाउन. लेके अगर आपने बिफोर इंसर्ट लिखना है तो क्रिएट ट्रिगर T1 मैंने नाम दे दिया बिफोर इंसर्ट. सो बिफोर और आफ्टर एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वो आपको लिखना है. अगेन नेक्स्ट इज ऑन टेबल. कौन से टेबल पे अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ट्रिगर रन होना चाहिए. सो ट्रिगर ऑलवेज रन ऑन अ पर्टिकुलर टेबल. उस टेबल पे अगर इनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ट्रिगर रन होता है. सो नेम ऑफ टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज फॉर ईच रो. इट इज एन ऑप्शनल थिंग, आइदर यू कैन राइट डाउन और नॉट राइट डाउन, नॉट मैंडेटरी. फॉर ईच रो मतलब अगर आपने कुछ इंसर्ट किया, इंसर्ट करते हो अगर आपने 10 रोज इंसर्ट किए तो 10 बार ट्रिगर बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रन होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट योर ट्रिगर बॉडी, ट्रिगर बॉडी मतलब जो भी एसक्यूएल के कोड आपको लिखने हैं वो आपको लिखना है. तो एक स्मॉल एग्जांपल मैंने आई हैव जस्ट कोटेड हियर. लाइक सपोज वी हैव टू टेबल, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय अपडेट टेबल. ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल लिखा है जिसमें मैंने लिखा है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का
लास्ट नेम मतलब एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी। ओके, एंड सेकेंड इज एम्प्लॉय ऑडिट टेबल। एम्प्लॉय ऑडिट टेबल ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी अपडेशन हो रहा है, उसका पूरा वॉच लिस्ट, पूरा लॉग, कैटलॉग यहाँ पे मेंटेन करेगा। तो जिसमें हमने लिखा है कि एम्प्लॉय नंबर स्टोर होना चाहिए, उसका लास्ट नेम भी स्टोर होना चाहिए, कौन से डेट पे इसमें चेंजेस किए गए वो डेट एंड टाइम स्टोर होना चाहिए, क्या एक्शन परफॉर्म हुई थी, मतलब उस टेबल पे इंसर्ट किया था, अपडेट किया था या डिलीट किया था, तो एक्शन में वो चीज स्टोर होना चाहिए। सो लाइकवाइज इट विल गेट स्टोर्ड। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दो टेबल हमने क्रिएट करना है। फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल, सेकेंड इज एम्प्लॉय ऑडिट टेबल। आप कोई भी नाम दे सकते हो, सिंपल ऑडिट भी नाम दे सकते हो। आफ्टर दैट एम्प्लॉय टेबल में कुछ रोज इंसर्ट कर दो, 1 2 3, हमने जैसे 3 रोज इंसर्ट कर दिए यहाँ पे। After inserting 3 rows, you can write down a trigger. यहाँ पे मैंने बिफोर अपडेट के लिए, बिफोर नहीं है, इट्स आफ्टर अपडेट के लिए मैंने ट्रिगर लिखा है। सो ट्रिगर लिखने के लिए फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द डिलिमिटर। डिलिमिटर सेट करना है, वेरी सिंपल, क्रिएट ट्रिगर T1। देन ट्रिगर का नाम लेने मैंने यहाँ पे लिखा है T1। बिफोर या आफ्टर जो भी कीवर्ड आपको यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर, एंड देन अपडेट ऑन। टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। तो फर्स्ट 2 लाइन का मीनिंग क्या है कि ये ट्रिगर कब रन होगा, जब एम्प्लॉय EMP टेबल के ऊपर अगर अपडेशन की क्वेरी कोई भी परफॉर्म करेगा, सो जैसे ही अपडेशन होगा उसके तुरंत बाद ये ट्रिगर जो है इसका कोड बैकग्राउंड में रन हो जाएगा। फॉर ईच रो, अपडेशन करते वक्त जितने भी रो पे अपडेशन हुआ है उन सब रो के लिए क्या करना चाहिए, इसने अपडेशन करना चाहिए। बिगिन एंड एंड के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड जो है वो एम्प्लॉय ऑडिट के अंदर ऑटोमेटिक इंसर्ट होना चाहिए। जैसे ही एम्प्लॉय टेबल पे कुछ अपडेशन हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड कौन से टेबल में जाना चाहिए, एम्प्लॉय ऑडिट। इसके लिए हमने लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऑडिट। देन सेट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू एम्प्लॉय ओल्ड डॉट एम्प्लॉय। ओके, हम डायरेक्टली करके देखते हैं। यहाँ पे ये वाला कोड एक्सप्लेन करने के बजाय मैं क्या करती हूँ, कोड डायरेक्टली हम MySQL पे रन करते हैं, यानी तुरंत आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ कोड। सो गो इनटू योर डेटाबेस, देन फर्स्ट विल क्रिएट अ टेबल। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेरीज मैंने ऑलरेडी लिख के रखे ताकि ज़्यादा टाइम नहीं जाए आप लोगों का। सो सबसे पहले एम्प्लॉय यानी EMP1 नाम का एक टेबल मैंने क्रिएट किया जिसके अंदर 3 कॉलम्स आई हैव जस्ट एडेड, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। इंटीजर के लिए डेटा टाइप कंपलसरी नहीं होता है, सो आई हैव नॉट गिवन द डेटा टाइप, साइज इज नॉट कंपलसरी, सो आई हैव नॉट गिवन इट। सो वी हैव क्रिएटेड द फर्स्ट टेबल दैट इज एम्प्लॉय टेबल। सेकेंड हमको एम्प्लॉय ऑडिट, यानी मैंने सिंपल नाम दिया है, ऑडिट नाम दिया है। सो ऑडिट टेबल वी हैव जस्ट क्रिएटेड हियर। सो ऑडिट टेबल के अंदर मुझे जो रिकॉर्ड करना है यूजर का, दैट इज एक्शन, यानी उसने इंसर्ट अपडेट डिलीट क्या किया था, वो एक्शन यहाँ पे स्टोर होगा कौन से डेट और टाइम के ऊपर। सो सेकेंड फील्ड आई हैव जस्ट यूज हियर इज डेट ऑफ एक्शन। ये फील्ड का नाम है और उसका डेटा टाइप मैंने डेट नहीं लिया है, सिर्फ डेट एंड टाइम लिया है। तो डेट के साथ साथ एग्जैक्ट टाइम जब इस टेबल पे वो एक्शन परफॉर्म हुई वो भी रिकॉर्ड करेगा। देन कौन से रो पे एक्शन परफॉर्म हुई है, तो इस टेबल के जो भी एम्प्लॉय नंबर पे हमने चेंजेस किए हैं वो एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सैलरी का डेटा स्टोर हो जाएगा। यू कैन सी सैलरी के लिए मैंने 2 फील्ड लिए है यहाँ पे, एक है ओल्ड सैलरी और एक है न्यू सैलरी। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी जो है अगर वो अपडेट होती है, इंक्रीमेंट होती है, तो मुझे उसकी ओल्ड सैलरी भी स्टोर करनी है एज वेल एज न्यू सैलरी भी इस टेबल में स्टोर करनी है। सो आई हैव टेकन अ 2 फील्ड, ओल्ड सैलरी एंड न्यू सैलरी। तो हमने फील्ड जो लिया है इसमें फर्स्ट इज एक्शन, सेकेंड डेट ऑफ दैट एक्शन, then on what employee number that action is taken, what is its old salary and what is its new salary। अगर हम अगर हम अपडेशन करते हैं तो अपडेशन के वक्त ही हमको 2 सैलरी मिलती है, ओल्ड एंड न्यू। लेकिन जब आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो टेबल में तो ओनली न्यू सैलरी विल बी देयर। अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो ओनली ओल्ड सैलरी
is you have to consider. So only for updation action you have two values, old and new. But for insert every value will be new. For deletion every value will be old. You have to consider. ये हमेशा आपको याद रखना है. ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो ट्रिगर मैंने लिखा है, ओके, इसमें पहले हमको कुछ वैल्यूज इंसर्ट करने हैं employee table में. So here we have just inserted some values in the employee table, and after that we have used select star from emp1 and select star from audit. Audit के अंदर हमने कुछ भी नहीं insert किया है, it's an empty table. employee 1 के अंदर हमने 2 records जो है insert करके रखे हैं ताकि ट्रिगर रन करने के लिए इजी हो जाएगा. ओके, अभी तक मैंने डिलीमीटर सेट नहीं किया है. नाउ एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट अ कोड ऑफ ट्रिगर. तो ये PL/SQL का कोड है. अब तक हम लोगों ने इंसर्ट, क्रिएट जो भी किया, सिलेक्ट, दीज आर सिंपल SQL क्वेरीज. So you don't require to set a delimiter. Now I have to write down a trigger code. So I have to set the delimiter. Okay. So यहाँ पे delimiter set हो गया है. वेरी सिंपल ट्रिगर का कोड जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, उसको फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आएगा व्हाट दैट कोड इज. सो हियर आई हैव रिटर्न द कोड लाइक क्रिएट ट्रिगर T1. हमने कोड लिखा है क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम दे दिया है T1. ये ट्रिगर रन होना चाहिए आफ्टर अपडेट ऑन EMP1. ये एम्प्लॉय टेबल जो भी है, इस टेबल पे जब भी हम अपडेट की क्वेरी लिखेंगे, उस क्वेरी लिखने के बाद ये ट्रिगर क्या होगा, रन होगा. कितनी बार रन होना चाहिए? अगर एक मेरे अपडेट की क्वेरी में 10 रोज अपडेट हो रही, 2 रोज अपडेट हो रही, तो हर रो के लिए आपको ये ट्रिगर ऑटोमेटिक रन होना चाहिए. आफ्टर दैट बिगिन एंड एंड. ओके, तो अगर अपडेशन हुआ तो क्या करना चाहिए इस ट्रिगर ने? तो उसका लॉजिक हमने बिगिन और एंड के बीच में लिखा है, जिसमें हमको कुछ डेटा जो है ऑडिट टेबल के अंदर स्टोर करना है. ओके, और ऑडिट टेबल जो है, तो ऑडिट टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या फील्ड है यहाँ पे? So in audit table we have like action, in audit table we have action, date of action, employee number, old salary and new salary. So total 5 fields are there. तो इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट जो है एक्शन की क्या एक्शन परफॉर्म हुई, तो हमने वी हैव क्रिएटेड दिस ट्रिगर ऑन आफ्टर अपडेट ऑन एम्प्लॉय. इसके लिए हमने यहाँ पे एक्शन के लिए वैल्यू लिख दी है सिंगल कोट में अपडेट. सो अपडेट ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी ऑडिट टेबल के एक्शन ये फील्ड के अंदर. नाउ सेकेंड इज एन इनबिल्ट फंक्शन ऑफ SQL, MySQL, दैट इज अ नाउ. नाउ ये आपको करंट डेट के साथ टाइम देता है. कल हमने और एक फंक्शन देखा था कर डेट, CUR डेट, जिससे सिर्फ करंट डेट प्रिंट करता है, लेकिन मुझे करंट डेट के साथ करंट टाइम भी चाहिए. सो आई हैव यूज्ड द फंक्शन NOU नाउ. एज इट इज अ फंक्शन यू डोंट रिक्वायर टू राइट डाउन इट इन अ सिंगल कोट. सो नाउ ये जो भी वैल्यू है ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? डेट ऑफ एक्शन के अंदर. नेक्स्ट, when you are writing a update query, so update query अगर मैं सैलरी को अपडेट कर रही हूँ तो सैलरी में 2 वैल्यू आएगी, न्यू एंड ओल्ड. ओके, एंड एम्प्लॉय नंबर को अगर मैं अपडेट नहीं कर रही हूँ तो एम्प्लॉय नंबर ये हमेशा ओल्ड ही रहेगा. मतलब जैसे अगर मैंने इस रो के लिए मैंने कुछ अपडेशन की क्वेरी लिखी है, तो जो वैल्यू ऑलरेडी टेबल में अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, और जो न्यू वैल्यू हम डालते हैं टेबल में आइदर आफ्टर अपडेशन और आफ्टर इंसर्ट, उसको हम बोलते हैं न्यू वैल्यू. सो अभी एम्प्लॉय नंबर, जिस एम्प्लॉय के लिए आप अपडेशन कर रहे हो वो वैल्यू ऑलरेडी टेबल में अवेलेबल रहेगी. तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है इस टेबल के अंदर जो भी ओल्ड वैल्यू है, सो इट्स एन ओल्ड डॉट ई नंबर. तो फील्ड का नाम जो है आपको टेबल से लेना है, और पुरानी वैल्यू यानी टेबल की वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी तो हम उसके आगे लगाते हैं ओल्ड. ओल्ड इज अगेन एन कीवर्ड. सो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी ऑडिट टेबल के ई नंबर के अंदर. ओके, अगर हमने इस सैलरी को अपडेट कर दिया विथ प्लस सपोज 2000,
तो न्यू वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आने वाली है, 7000 विल बी द न्यू वैल्यू। ओके, एंड ओल्ड वैल्यू विल बी व्हाट, 5000। 5000 ये ओल्ड वैल्यू थी और न्यू अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई, 7000। तो इसके लिए ओल्ड डॉट सैलरी ये जाएगी ओल्ड सैल ये फील्ड के अंदर ऑडिट के, एंड न्यू डॉट सैलरी। हमेशा याद रखो न्यू और ओल्ड दो ही कीवर्ड होते हैं, और डॉट के बाद जो भी फील्ड का नाम आप लिखते हो ये फील्ड का नाम उस टेबल में होना जरूरी है। ओके, तो न्यू सैलरी जो है ये स्टोर होने वाली है न्यू सैल ये फील्ड के अंदर। सो दिस इज हाउ दिस ट्रिगर विल गेट रन। ओके, अब ये ट्रिगर सिर्फ स्टोर हो गया है, ट्रिगर रन नहीं हुआ है। अगर मैं सिलेक्ट स्टार करके देखती हूँ, लाइक इफ आई एम यूजिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, नो चेंज, पहले का जो डेटा था एज इट इज है। अगेन आई एम यूजिंग हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट, सो नो चेंज इन ऑडिट। ऑडिट में भी कुछ भी रो ऐड नहीं हुआ है। ऑडिट में कब रो ऐड होगा, जब मैं कौन सी क्वेरी लिखूंगी, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर अपडेट की क्वेरी लिखूंगी। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट EMP सेट सैलरी इक्वल टू 12,000 वेयर ई नंबर इक्वल टू 101। ओके, इसका मीनिंग क्या है, what happened? Okay, table name is not EMP, table name is EMP1 here. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जैसे ही एम्प्लॉय 1 जो है इसमें मैंने लिखा है अपडेट करो सैलरी फील्ड को, सैलरी की न्यू वैल्यू मैंने लिख दी है 12,000, लेकिन किसके लिए लिखी है, जिसका एम्प्लॉय नंबर क्या होना चाहिए, 101 होना चाहिए। ओके, आफ्टर राइटिंग दिस क्वेरी हाउ मेनी रोज आर अफेक्टेड, क्योंकि 101 को मैच करने वाले खाली एक रो है, खाली एक ही रो में अपडेट हुआ, तो ट्रिगर सिर्फ एक ही बार बैकग्राउंड में रन हुआ है हमारा, जो हमको दिख नहीं रहा है, हम चेक करेंगे रन हुआ है कि नहीं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। ओके, सो एम्प्लॉय 1 जो है 101 उसकी सैलरी चेंज हो गई। नाउ आई एम यूजिंग हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट। ओके, सो यू कैन सी हियर ऑडिट के अंदर ऑटोमेटिकली एक रो ऐड हो गई है, जिसमें उसने लिख दिया है कि इस टेबल के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, एम्प्लॉय 1 के ऊपर अपडेट, कौन से डेट को ऑपरेशन परफॉर्म किया है, 20 अक्टूबर को, विच टाइम 2:36 पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, कौन से एम्प्लॉय के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, 101 के ऊपर, उसकी ओल्ड सैलरी क्या थी, 5000 थी, एंड न्यू सैलरी क्या आ गई है, 12,000 आ गई है। सो इट विल गोइंग टू स्टोर दैट वैल्यूज हियर। ओके, अब हम और एक मैं अपडेशन की क्वेरी लिखती हूँ। सपोज मैंने लिखा अपडेट EMP1 सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5000। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी रोज है, मैंने वेयर कंडीशन नहीं लिखा है, तो जितने भी रोज है एम्प्लॉय टेबल में, हर रो के लिए जो भी सैलरी रहेगी उसमें 5000 जाके इंक्रीमेंट करो। तो कितने रोज पे अफेक्ट हुआ एम्प्लॉय टेबल में, देयर आर 2 रोज, इसके लिए यहाँ पे रोज कितने अफेक्ट हुए, 2 रोज गेट अफेक्टेड आफ्टर अपडेट। तो अभी ऑडिट के अंदर और कितने रोज ऐड हो जाएंगे, न्यू 2 रोज ऐड हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम दोनों टेबल जो है उसको वापस करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। सो दोनों जो वैल्यूज थी 12,000 बन गया 17,000, 6,000 बन गया 11,000, क्योंकि 5,000 ऐड किया हमने। एंड देन सेकेंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट। ओके, तो ऑडिट के अंदर अभी पहले सिर्फ एक रो था, अब यहाँ पे 2 रो में अपडेशन हुआ है, इसके लिए 2 रोज यहाँ पे ऐड हो गई है विथ अपडेशन, ओल्ड रोल नंबर एंड ओल्ड सैलरी एंड न्यू सैलरी आ गई है। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट डाउन